हेलो स्टूडेंट्स, मैं दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं यहां पर आपको एसएससी सीजीएल की जो 14 नंबर की एसटी हुई थी उसका सोल्यूशन लेकर आया हूं मैथ्स का। तो आज हम लोग इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो एसटी में आपसे पूछे गए थे। जिन लोगों के पास ये एसटी नहीं है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एसटी का सोल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? लिखा हुआ है कि के किस मान के लिए के किस मान के लिए यह संख्या जो है वो 6 से डिवाइड है। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी संख्या 6 से तभी कटती है, कोई भी संख्या 6 से तभी कटती है जब उसके जब वो संख्या 2 से भी कटे और किससे कटे? 3 से। अगर संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। 2 से कटने का नियम होता है कि अंतिम अंक 2 से कट जाता है। तो अंतिम अंक के है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी आंसर हमारा होगा वो एक इवन नंबर होगा, क्योंकि 2 से कटना है उसको। तो आंसर हमारा सी भी नहीं हो सकता, आंसर हमारा सी भी नहीं हो सकता, आंसर हमारा बी भी नहीं हो सकता। ये कंफर्म है। तो आंसर होगा क्या? तो देखिए कौन सा होगा, अभी हम लोग चेक करते हैं। पहली चीज तो 6 से कट रहा है, 2 से हमने ये देख लिया कि ये एक इवन नंबर है। दूसरी चीज, 3 से कोई नंबर तभी कटता है जब उसके अंकों का योग 3 से कट जाता है। तो अंकों का योग निकाल लेते हैं। देखिए 7 2 9 ऑलरेडी 3 से कटेगा तो हम इसको पहले ही हटा देते हैं। 6 ऑलरेडी कट जाएगा तो इसको भी हटा देते हैं, तो ये बचा 4। अब हमें यहाँ पर के ऐसा लेना है जिससे कि योग ऐसा आए कि वो 3 से कट जाए। तो अगर हम इसको 4 ले लेते हैं तो 4 4 8 और 4 12 कट जाएगा। लेकिन 8 में नहीं कटेगा क्योंकि 8 8 16 4 20 होगा। इसका मतलब है कि हमें के की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने स्क्रीन पर है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3 5 6 8 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, लेकिन 22 से भाग देने पर कोई भी शेष ना बचे। तो कैसे हम लोग इसे करेंगे? सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चंस में होता है कि 3 5 6 8 10 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए, जो कि आपको कितना मिल जाएगा? 120। अब अगर यहाँ पर 22 से भाग देने पर कोई शेष ना लाइन बोली गई होती, ये लाइन ना होती, तो हम ये 2 उठा के इस पे जोड़ देते और हमारा आंसर हो जाता। लेकिन कह रहा है 22 से भाग देने पर कोई भी शेष ना बचे, तो आपको करना क्या पड़ेगा? 120 में एक कोई मल्टीपल लेके आप इसे 22 से भाग दें और के की वैल्यू पता करें कि क्या होगी जिससे ये 22 से कट जाए। तो हमें डिवाइड करते हैं तो 22 पंचे 110, हमारा 10 बचेगा। 10 में के से मल्टीप्लाई होगा और +2। तो अब हमें के का मान ऐसा रखना है कि ये कट जाए किससे? 22 से। तो के का मान जैसे ही आप 2 रखेंगे ये 22 से कट जाएगा। के का मान कितना रखेंगे? के का मान 2 रखेंगे तो ये 22 से कट जाएगा। तो यही 2 उठाकर इस जगह रख दीजिए। तो 120 दूनी 240 प्लस 2 242 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 53 कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। अगर आप देखिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 29/5। कितना हो जाएगा? 29/5 हो जाएगा। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं भागित 29/2, तो अगर इसको हम भाग दें तो 29 से 29 कटेगा। ये वैल्यू सॉल्व करने पर हमें कितनी मिल जाएगी? ये वैल्यू हमें पूरी सॉल्व करने पर मिल जाएगी 2/5। अब ये इंटू होगा 15/4 से, तो 2 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। अब ये देखिए 3 3 9 2 11, 11/3 है और प्लस हमारे पास कितना आ गया है? 3/2। ठीक है ना? तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 11 दूनी 22 और 9 31/6 आ गया। हमारा कितना आ गया? 31/6। तो 31/6 और ये 31/6 और ये देखिए 36 18 और 18 और 5 आपका हो जाएगा जाके 23। तो 23/6 प्लस 31/6 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा आपका ऊपर 4 और ये आ जाएगा 5, 54/6। यानी कि आंसर हमारा 9 बन जाएगा। और 9 ऑप्शन किस में मिल रहा था आपको? 9 आंसर आपको मिल रहा था ऑप्शन नंबर ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सभी ने कर लिया होगा, ए आंसर था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है? 56। पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है
19वीं 10वीं 10वीं संख्या क्रमशः 11वीं संख्या 3 और 1 अधिक है, तो 9वीं और 11वीं संख्या का औसत आपको ज्ञात करना था। तो कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को? देखिएगा भाई, टोटल हमारे पास संख्याएं कितनी थी? 11। तो देखिए इसको मैं शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा। 11 संख्याओं का औसत आपको 56 दिया था। कितना दिया था? और पहली 3 का औसत आपका कितना था? 52 था। अगली 5 का कितना था? अगली 5 का हमारे पास 60 था। ठीक है ना? तो देखिए 5 3 8 हमारे पास संख्या बची कौन सी? 9वीं बची, 10वीं बची और कौन सी बची? 11वीं। अब देखिए इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कहा क्या गया है। 9वीं और 10वीं यानी कि 9वीं और 10वीं संख्या जो है वो 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है। मतलब अगर हम इसे x ले लें तो ये वाली 3 अधिक है और ये वाली 1 अधिक है। कितनी अधिक है? 1। तो कह रहा है 9वीं और 11वीं का औसत क्या होगा? तो पहले हमें इस x की वैल्यू पता करनी होगी। कैसे पता करेंगे? तो देखिए अगर हम लोग चाहे तो इन 3 संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ये संख्या, ये एवरेज कितना कम हो रहा है? ये एवरेज कम हो रहा है 4। तो 4 ये 3 में कम हो रहा है यानी -12 हो गया। भाई एक संख्या में 4 कम हुआ, तो ऐसी कितनी संख्या है? ऐसी संख्या 3 है, तो 12 कम हुआ। यहाँ पर देखिए, तो देखिए कितना बढ़ गया हमारे पास? 4 बढ़ गया। तो कितनी संख्याओं में 4 बढ़ गया? 5 में। इसका मतलब 20 बढ़ गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल हमारे पास 8 की वृद्धि हो रही है। तो 8 की वृद्धि के लिए हमें एवरेज कितने लोगों का चाहिए? 3 का। तो आप 8 में 3 से भाग दे दीजिए और अगर ये बढ़ रहा है तो ऊपर वाले में घटा दीजिए, तो इन 3 संख्याओं का औसत मिल जाएगा। तो ऊपर वाले में जब हम लोग घटाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 सही 2/3। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे इसमें, तो हमें मिल जाएगा 53 सही 1/3। ये इन 3 संख्याओं का औसत आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 160/3 मिल जाएगा। और अगर हम इन तीनों संख्याओं का योग निकालें, क्योंकि ये एवरेज है, ये क्या है? एवरेज। तो इनका योग हमें मिल जाएगा 160। ठीक है ना? तो अब देखिए x x x 3x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी? अगर ये 4 माइनस करते हैं तो 156। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना? 52। कितना मिल जाएगा? 52। इसका मतलब 9वीं संख्या जो हमारे पास आ गई है वो 52 है। और 9वीं 52 प्लस 3 यानी 55 है। कितनी है? 55। ये 55 है। ये वाली 11वीं संख्या जो है वो 52 है। इनका एवरेज चाहिए था। अगर इनको हम ऐड करते हैं तो इनको ऐड करने पर 107 आता है। तो 107 का आधा, क्योंकि एवरेज निकालना है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर कौन सा भैया? आंसर नंबर हमारा ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है और सारी चीजें क्लियर हैं तो जरूर कमेंट्स करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि एक संख्या में पहले 15% की वृद्धि हो और फिर 15% की क्या हो? कमी कर दी जाए, तो इसका परिणाम 782 आता है। कितना आता है भाई? 782 आता है। यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी की जाती और फिर 25% की वृद्धि की जाती और फिर 20% की कमी की जाती, तो परिणामी संख्या क्या होती? तो पहले हम लोग वो संख्या निकाल लेते हैं। तो हमने मान लिया कि संख्या जो हमारी थी वो x थी। कितनी थी? x। तो अगर संख्या x थी तो देखिए पहले 15 की वृद्धि हुई है। 15% को आपको पता होना चाहिए, हम लोग फ्रैक्शन में 3/20 लिखते हैं। इसका मतलब 20 में 3 की वृद्धि हुई है, यानी संख्या हो गई 23/20। फिर 3 की कमी हुई होगी क्योंकि 15 की कमी है, तो 17/20 हो जाएगा। और ये संख्या आपको दी गई थी 782। हम लोग यहाँ से x निकाल लेते हैं। कितनी दी गई थी संख्या? 782 दी गई थी। ठीक है ना? चलिए काट लेते हैं। 23 थे 69 हो जाएगा आपका, और 9 बचेगा। 23 चौको 92, 17 दूनी 34। ये 400 हो गया, 400 दूनी 800, यानी कि संख्या हमारे पास हो गई 800। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन को कराए हैं। इसके बाद कहा गया यदि संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो 800 का 25% यानी कि 1/4 कम कर दीजिए भाई, तो 200 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? 200। तो संख्या कितनी रह जाएगी? 600। फिर कह रहा है कि और फिर 20% की कमी कर दी जाए, तो 600 का 1/5 निकाल लीजिए भाई। ये कितना आ जाएगा? 120। 20% की क्या कर दी जाए? पहले 25% की हम लोगों की वृद्धि की गई है। यहाँ पे देखिएगा 25% की कमी है, फिर 25 की वृद्धि है। 1 मिनट, देखिए ये बाद में है, पहले 25 की वृद्धि है। तो 25 की वृद्धि यानी 1/4 की वृद्धि फिर से हम लोग करेंगे, तो ये 150 यानी कि हो जाएगा आपका जाके, ये हो जाएगा आपका 150। ये कितना हो जाएगा? 150। तो ऐड करेंगे तो 750 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है 20% की कमी कर दी गई, तो 20% का मतलब फिर से यही आ जाएगा 150। घटा देंगे तो संख्या क्या रहेगी? 600।
तो इसका मतलब है हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो आंसर कौन सा होगा भाई? आंसर हो जाएगा डी। सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। थोड़ा सा देखिए इधर उधर घुमाया गया है, बाकी क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं। बिल्कुल आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए, बहुत क्वेश्चन किए हैं, बहुत मेहनत की है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक फल व्यापारी ने कुछ केले खरीदे, उनमें से पांचवा हिस्सा सड़ गया, ठीक है ना, जिसे उसने फेंक दिया। उसने केले के 2/5वें हिस्से को 15% लाभ पर और शेष केले को 10% लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, हो सकता है बना हो सकता है ना बना हो। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखिएगा। कुछ केले खरीदे, हमने मान लिया उसने टोटल केले कितने खरीदे थे? 100 केले खरीदे थे। अब 20% सड़ गए। अब ये जो 1/5, भाई 1/5 का मतलब क्या हुआ? 20%। ये सड़ गए हैं। तो अब बचे कितने हमारे पास केले? हमारे पास केले बचे 80। कह रहा है उसने केले के 2/5वें हिस्से को 15% लाभ पर बेच दिया। अब देखिए यहाँ पे गलती बच्चे क्या करेंगे, वो तुरंत 100 का निकालेंगे 2/5, बस यही गलती है। क्योंकि जब आपके पास 100 थे लेकिन 20% सड़ गए हैं, तो आप क्या सड़े वाले कूड़ेदान से उठा के बेचोगे? नहीं, जो बचे होंगे उन्हीं को बेचोगे ना। तो जाहिर सी बात है आप 80 का 2/5 निकालोगे। तो 80 का 2/5 आपका हो जाएगा 32। 2/5 का मतलब 40, तो 80 का सीधे 40 32 हो जाएगा। बचे कितने? 48। अब देखिए इन 32 को 15% लाभ पर बेचा गया है। तो अगर हम लोग 32 का 15% निकालें, तो 32 का 15% यानी कि आपका आ जाएगा ये लगभग 4.8। कितना आ जाएगा? 4.8 आ जाएगा। फिर हम 48 का 10% निकालेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा? 4.8। तो अब देखिए हमें 4.8 का प्रॉफिट यहाँ पे है, 4.8 का प्रॉफिट यहाँ पे है, यानी कि हमें टोटल 9.6 का प्रॉफिट हो रहा है। और ये देखिए 32 और 48, यानी कि हमने ये मान लिया था कि हमने 100 खरीदे कितने रुपए में है? 100 रुपए में, ठीक है ना। तो 32 और 48 80 रुपए ये मिल जाएंगे, और ये 9.6 का हमें प्रॉफिट होगा, यानी कि हम उसको बेचेंगे कितने में? 89.6 में। तो हमें लॉस हुआ ना, क्योंकि हमने खरीदा तो 100 में था। तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर होगा 10.4% लॉस। ये किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो आपका बी आंसर करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 250 रुपए है। एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 36% छूट पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? तो देखिए कैसे, इसको मैंने अभी पुलिस वाली एसटी हुई थी वहां पर ही बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल इसको करने के लिए एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था, सबसे आसान हो जाता है उससे। देखिए सीपी हमें कितना दिया है? 250। एमपी हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला था सीपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। और भी बहुत तरीके हैं इसको करने के, लेकिन ऐसे आप जल्दी कर पाएंगे इसको, और हमें वहां पे जल्दी करना है, ठीक है ना। तो सीपी 250 हो गया, डिस्काउंट कितना है हमारे पास? 36%। तो ये आपका 36 डिस्काउंट के बाद ये 64 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा भाई? 20 का लाभ है, 120। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 आ जाएगा और ये आ जाएगा 15, ठीक है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एमपी देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 3750 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3750 आ जाएगा। 8 से भाग दे दीजिए इसको। जब 8 से आप भाग देंगे तो 8 चौको 32, 4 बार जाएगा आपका, और 5 55 बचेगा। कितना बचेगा हमारे पास? 55। 55 में यानी 8 छंग 48, 6 बार जाएगा। भाई यहीं से कंफर्म हो गया, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, राइटिंग के नंबर नहीं मिलेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 468.75। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप से लिया गया था। पार्टनरशिप कह रहा है कि एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में 7:9 के अनुपात में पूंजी निवेश की। किस अनुपात में निवेश की भाई? 7:9 के अनुपात में पूंजी उसने निवेश की। 8 महीने बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। उन दोनों ने 8:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। तो बताइए, ज्ञात कीजिए कि वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो देखिए दो लोग थे, एक एक्स था और एक वाई था। इन्होंने अपनी पूंजी जो है वो 7:9 के अनुपात में निवेश की थी। इसने 8 महीने बाद एक्स ने निवेशित पूंजी निकाल ली है, मतलब एक्स की पूंजी 8 महीने रही है।
इसकी पूंजी पता नहीं, तो हमने मान लिया टी समय के लिए उसकी पूंजी व्यापार में निवेशित रही। और उसके बाद जो अंत में हमें प्रॉफिट मिला है वो 8 और 9 के अनुपात में मिला। ये हमारा वो रुपए है जो हमने लगाया था, ये हमारा प्रॉफिट है। तो कैसे करेंगे भाई? प्रॉफिट हमें उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में हम पूंजी लगाते हैं। तो पूंजी का अनुपात देखिए 7 8 ये 56 हो जाएगा, 56 और ये इधर आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 8/9। सॉल्व करेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा, 9 से 9 ये कट जाएगा, तो टी आ गया 7। इसका मतलब ये है कि जो वाई था उसने 7 महीने अपनी पूंजी को व्यापार में निवेशित रखा है। और हमसे यही पूछा गया था कि वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो वाई ने पूंजी कितने समय के लिए निवेश की? वाई ने पूंजी निवेश की 7 महीने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 महीने करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकता है। एक निश्चित कार्य को किसमें कर सकता है? 15 दिन में। चलिए, एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद बोला गया है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है वो ए से 25% अधिक, मतलब अगर इसकी क्षमता 4 है तो इसकी क्षमता कितनी है? 5 है। अगर आप 100 और 125 लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, बात वही आ जाएगी 4 5। दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों की क्षमता कितनी है? ये इफिशिएंसी का रेशियो है भाई। 9 क्षमता है, 9 क्षमता से 4 दिन काम किया, तो 9 इंटू 4 ये आपका वर्क हो गया। सी अकेले शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक कार्य किया। सी अकेले शेष कार्य को, देखिए जो भी कार्य ये बचा है, जो भी, अब यहाँ पे टोटल कार्य कैसे निकालेंगे आप ये देखिए सबसे पहले। क्योंकि यहाँ पर ए 15 दिन में कार्य कर सकता था, ए की क्षमता कितनी है? 4, तो 15 इंटू उस 15 दिन में कर सकता है, और एक उसकी क्षमता कितनी है? 4। ई इंटू टी यानी इफिशियंसी इंटू उसका टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, 60 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इन्होंने दोनों ने काम कितने दिन किया? दोनों ने काम किया 4 दिन। अब बचा हुआ कह रहा है सी अकेले, मतलब सी जो है अगर उसकी क्षमता को हम मान लेते हैं ई, कितना मान लेते हैं? ई, तो वो 8 दिन में पूरा काम निपटा सकता है। तो ई निकाल लेते हैं भाई सी की। तो देखिए 15 चौको 60 में 36 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 24। तो ई जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा? 3। यानी कि सी की इफिशिएंसी हमें 3 मिल जाएगी। सी की इफिशिएंसी कितनी मिल जाएगी? 3। अब कह रहा है अगर तीनों मिल जाए तो काम कितने दिन में होगा? भैया बी की क्षमता पहले ही थी, सी की और निकाल ली, तो आप कह रहा है कि अगर तीनों मिल जाएं समान कार्य को कितने समय में कर, तो समान कार्य, कार्य कितना था? कार्य तो 60 था, और तीनों मिलकर करेंगे तो 4 और 5 9 और 9 3 12, 12 क्षमता से। तो जाहिर सी बात है कितने दिन लगेंगे भाई? 5 दिन का समय लगेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए 5 दिन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 60 है। जब दो समान राशियां 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 7% और 9% वार्षिक दर से जमा की जाती हैं, तो उनके साधारण ब्याज में जो अंतर आता है वो 475 रुपए का आता है। तो ये बताइए जमा की गई राशि क्या थी? तो ये बताइए कि जमा की गई राशि क्या थी? भैया हमने मान लिया दोनों लोगों ने 100 रुपए जमा किए, तो इनको 7% की दर से 100 रुपए पर 5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा भाई? 35, सभी लोग जानते हैं। और दूसरे वाले को 3 वर्ष में 27 मिलेगा। अंतर कितने का है भाई? अंतर 8 का है। हमें कितना दिया है अंतर? हमें दिया है 475। तो हमसे पूछ रहा है जमा की गई राशि कितनी थी? तो जमा की गई राशि तो 100 थी, तो 100 की वैल्यू चाहिए। तो 47500 बटे 8 आप डिवाइड कर लो, बस आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहीं पर डिवाइड करें तो 6 बार तो नहीं जा रहा, मतलब ए आंसर हमारा नहीं है। और देख लेते हैं, तो 8 पंच 40, 5 बार जाएगा, हमारा 7 बचेगा, 75 हो जाएगा। 8 नवैया 72, 3 बचा हमारे पास और फिर 0 हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 8 त्रिक 24 केवल 3 बार ही जाएगा। अब बाकी भाग देने की जरूरत नहीं है, राइटिंग के नंबर नहीं मिलते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? आंसर नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नाव और धारा से लिया गया है। कैसे करेंगे? कह रहा है अगर एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तक जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी तक वापस आती है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है? देखिए आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा ए बर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालना के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये हम लोग तब लगाते हैं
जब x डिस्टेंस मतलब x की चाल से हम जो डिस्टेंस जाते हैं, y की चाल से वही डिस्टेंस वापस आते हैं, यानी दोनों आने और जाने में डिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो भैया लगा लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। 2x का मान 30 था, y का मान 60 था, और बटे 60 30 90। तो सॉल्व करेंगे, 3 6 18, 2 आ जाएगा ऊपर और ये 0 कट ही जाएगा, तो 40 आ जाएगा। औसत चाल कितनी आ जाएगी भाई? औसत चाल आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आंसर नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 है। कह रहा है दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से एक ही समय पर स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान बी की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है। स्थान ए और बी के बीच की दूरी। देखिए इन क्वेश्चंस को करने का जिसमें समय का अंतर दिया जाए, सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है, जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। तो मैंने आपको बताया भी है आपके अपनी क्लासेस में, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस माइनस S2 इंटू डेल्टा टी। प्लस हम लोग तब लगाते हैं जब हमें कुल समय दिया जाए। जहां समय में अंतर की बात होगी वहां हम लोग माइनस लगा देंगे। तो देखिए पहले चाल 6 थी, बाद में चाल 8 है, समय में अंतर है, नीचे आएगा 2। समय में अंतर देखिए कितना है, 15 मिनट इधर है और 10 मिनट इधर है, तो 15 10 25 का अंतर हो गया। तो 25 बटे 60 सॉल्व कर लीजिए। मिनट को घंटे में चेंज किया क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटे में। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 6 से ये 6 कट जाएगा, और देखिए, और अगर आप देखें तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, और ये नीचे 20 है, एक कट जाएगा 20, तो बचा कितना भाई? 10। तो वो दूरी कितनी थी? वो दूरी थी आपकी 10 किलोमीटर। तो आंसर इसका डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका आपका कह सकते हैं हम लोग डीआई से है। इन दोनों क्वेश्चंस को जो डीआई वाले हैं, इनको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले इनको निपटा लेते हैं, ठीक है ना? एक एक करके सारे निपटाएंगे फिर। ठीक है, लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग एबीसीडी में त्रिभुज पीडीसी बनाया जाता है, जहां बिंदु पी ए बी पर स्थित है। त्रिभुज ए बी का क्षेत्र त्रिभुज ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो 24 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो चलिए एक वर्ग बना लेते हैं भाई। तो ये देखिए एक वर्ग हो गया, जिसकी भुजा हमें कितनी दी गई थी? हमें दी गई थी 24। तो ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24 और ये भी 24। ठीक है ना? इसके साथ साथ हमसे क्या कहा गया था? कहा गया था कि पीडीसी, मतलब अगर हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक है ना? तो पीडीसी मतलब, और पी कहाँ कह रहा है? पी ए बी पर है, मतलब पी जो है वो अगर हम लोग यहाँ मान लेते हैं पी को, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ है, पीडीसी में एक त्रिभुज बनाया गया है, ये देखिए, ये आ गया आपका त्रिभुज पीडीसी। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भाई किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हमें बेस पता हो और क्या पता हो? हाइट, तो हम उसका क्षेत्रफल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए बेस हमें तो इसका दिया ही ना 24। और आप देखिए एक चीज, अगर आप ऊंचाई देखें तो ऊंचाई यही होगी 24, परपेंडिकुलर हाइट है 24 24, लिख दीजिए। तो ये आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई करेंगे 288। अब बताइए कितना रद्दी क्वेश्चन था, ठीक है ना? और सभी बच्चे इसे कर नहीं पाए होंगे, कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आंसर इसका डी करेक्ट है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 घनों को सिरे से जोड़कर जोड़ा जाता है, तब सेंटीमीटर स्क्वायर से परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो देखिएगा कितने घन है हमारे पास? 5 घन है। देखिएगा घन ये है, जैसे एक घन हमारे पास ये है, इस तरीके से ऐसे ही 5 घन बनाए गए। कितने घन है भाई? 5। चलिए बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। 3 हो गए, ले लीजिए एक 4 और आ गया। ठीक है ना? ड्राइंग अच्छी नहीं है हमारी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा बस आप, ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है हमारी। ठीक है,
केवल कोशिश करिएगा, केवल समझाने के लिए मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके 5 गन है, सबकी भुजा कितनी थी? 3 3 3 3 और 3। इनको जब मिला देंगे तो ये घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक घनाभ। और टोटल जो लंबाई थी हमारे पास, वो लंबाई आपकी 15 हो जाएगी, क्योंकि 3 इंटू 5 15। जबकि चौड़ाई भी 5 रहेगी और ऊंचाई भी 5 रहेगी। और घनाभ की बात करें तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 15 इंटू 5 करेंगे आप, 15 सॉरी 3 आएगी, क्योंकि 3 दी गई थी, 5 नहीं है भाई, 3 है यहाँ पे, ठीक है ना, 3 कर लीजिएगा, 3। तो 15 ते 45, और यहाँ पे आ जाएगा B इंटू एच 9, और ये आ जाएगा 15 45। तो 45 45 आपका हो जाएगा 90, और 90 9 हो जाएगा 99। 99 इंटू 2 करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 198। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 198, यानी कि आंसर नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67। अब क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में से ढाला जाता है। मतलब उसको 5 सेंटीमीटर से पिघलाकर 2 सेंटीमीटर के गोले बनाए गए हैं। तो कह रहा है इस प्रकार कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं। पूर्ण का मतलब देखो यहाँ पे इसने ये जो पूर्ण वर्ड लगाया है, इसका मीन्स क्या है? इसका मतलब है कि जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो फ्रैक्शन में मिलेगी। तो आपको बताने वो है जो सही में आ रहा है। मतलब जैसे लिखते हैं ना सही बटे में, जैसे लिखते हैं 5 सही 5 सही 3/4, तो आप 5 बचाओगे, 3/4 नहीं, वो गोला नहीं है, ठीक है ना। जो पूर्ण है, जो पूरा है, वो बताएंगे आप, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के। तो देखिए कैसे करेंगे भाई। तो पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर का मान आपका 5 है, ठीक है ना। इसके बाद गोले कितने बनाए गए? हम मान लेते हैं ऐसे n गोले बनेंगे, और सभी का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा? 4/3 2 का क्यूब, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी 125 डिवाइड बाई 8। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से ही 5/8 आएगा। कितना आएगा? 15 से ही 5/8। तो आंसर कितना लगाना चाहिए भाई? आंसर कितना लगाना चाहिए भाई? आंसर लगाना चाहिए 15, कि 15 ही पूर्ण घन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिएगा। कह रहा है कि x की पावर 8 माइनस 34, एक्स की पावर 8 माइनस 34 एक्स की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x का मान 0 से बड़ा है। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर -3, मतलब एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे इसको भाई? सबसे पहले एक्स की पावर 4 से डिवाइड कर दो इसमें। तो एक्स की पावर 4, और इधर आ जाएगा ये 34, उधर भेज देंगे, प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है ना। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा आपका 34। कितना हो जाएगा भाई? 34 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब ये 34 आपका हो गया। अब हमें चाहिए, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो आप एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपके पास x माइनस 1/x होगा। तो इसे निकालना पड़ेगा। इसे निकालने के लिए सबसे पहले x माइनस 1/x निकालने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, दोनों साइड दो दो जोड़ लेंगे। दो दो जोड़ने पर ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। होल स्क्वायर बनेगा, ये 36 होगा, हम अंडर रूट लेंगे तो ये 6 बन जाएगा। अब क्योंकि हमें चाहिए ये माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का तभी होगा जब हम दोनों साइड दो दो घटा देंगे। तो चलिए इधर भी 2 माइनस करते हैं, इधर भी 2 माइनस करते हैं। जैसे ही हम माइनस करते हैं तो हमें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर मिलेगा, उधर 4 मिलेगा, सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा। आप ये जानते हैं x माइनस 1/x की वैल्यू अगर a हो तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3। कितना होता है? a क्यूब प्लस 3 है। तो बस इसी रूल को लगाते हुए हम लोग आंसर निकाल लेंगे। 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2, तो 8 6 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 14 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको कहाँ मिल रहा है? बी आंसर। तो बी आंसर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम जनरली सॉल्व करें तो काफी समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसे शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू अपने मन से कुछ सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा एक्स की वैल्यू को 2 ले लेता हूँ, ठीक है ना। ऐसी वैल्यू लेंगे आप जिससे कि क्वेश्चन जो है वो अनडिफाइंड ना हो,
ठीक है ना। एक्स की वैल्यू क्या ले लेते हैं 2 और वाई की वैल्यू 1 ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम किसी एक को 0 ले लेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। दोनों को बराबर 1 1 ले लेंगे तो ऊपर 0 बन जाएगा, और 0 किसी चीज का भाग देते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो वो हमें नहीं करना है। तो हम 2 रखते हैं, तो देखिए जैसे ही हम 2 रखेंगे तो 8 माइनस 1 7 आ जाएगा ऊपर, ठीक है ना। नीचे देखिएगा 2 प्लस, देखिए 2 बाहर है, बाहर कितना रहेगा, बाहर रहेगा हमारे पास 2, यहाँ रहेगा बाहर 2, और यहाँ देखिए 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस 3 दूनी 6, ये 2 हो जाएगा और ये 6 यानी 3, ये आ जाएगा यहाँ पे 6, आ जाएगा यहाँ पे भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ 6 आ जाएगा। डिवाइड बाई, इधर देख लेते हैं भाई। यहाँ देखिए अगर हम 2 माइनस 1 लिखते हैं तो यहाँ पे y कितना है हमारे पास 1, तो कोई मतलब ही नहीं है y से, क्योंकि y 1 है। यहाँ रखेंगे तो 2 माइनस 1 1, और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, 1 प्लस 6 यानी कि 7, और नीचे हो जाएगा 8 प्लस 1 9 इंटू, यहाँ देखें अगर तो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 माइनस 1 हो जाएगा यानी कि आपका 8 आ जाएगा बटे, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना 8 से 56 बटे 56 बटा 27। बस इसे हमें सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, 7/6 इंटू 27/1, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका 8 आ जाएगा यहाँ से, और सॉल्व करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे देखिएगा अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो ये 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना आपका 2। यहाँ पे लग रहा है हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया है भाई, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 1 मिनट, तो एक बार हम लोगों ने x की, देखिएगा मैं बता रहा हूँ आपको, x की वैल्यू आपको 2 लेनी है और y की वैल्यू 1 लेनी है। सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर आपको कितना मिलेगा मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। कहीं गलती हुई है बीच में, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। आंसर इसका 4 सही होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 70 नंबर कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है। ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए सी 7.5 है, बी सी 10 है। तो बी सी के मध्य बिंदु से डी की दूरी कितनी है। तो देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है आपका। ए बी सी आपका एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ए बी सी आपका हो गया एक ट्रायंगल, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसे दे देते हैं, इसे हम दे देते हैं सी। ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया। फिर कह रहा है ए डी जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है। तो ए डी जो है ये कोण ए का हो गया समद्विभाजक। ए बी हमें 5 दी गई है, ए सी हमें 7.5 दी गई, ठीक है ना। बी सी हमें टोटल दी गई है 10। तो कह रहा है डी की मध्य बिंदु जो डी है इसकी दूरी सी से कितनी, बी से कितनी है। तो देखिए आपको याद रखना है जब भी त्रिभुज हो और कोण ये जो ए हो ये इसका कोण समद्विभाजक हो, का कोण समद्विभाजक हो ये ए डी, तो ऐसे केस में जो इन भुजाओं का अनुपात होता है, जो इन भुजाओं का अनुपात होता है वही इन भुजाओं का अनुपात होता है। तो अगर हम 5 और 7.5 का अनुपात निकालें तो वही अनुपात आपका बी डी और बी सी का होगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2:3। तो टोटल कितना हुआ 5, 5 की वैल्यू हमें 10 दी गई है, एक की वैल्यू हमें 2 दी जाएगी, तो 2 हो जाएगा आपका 4, 3 हो जाएगा 6, तो आंसर आपका 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष जो हैं ए बी सी डी एक वृत्त पर स्थित है। चलिए भाई चतुर्भुज एबीसीडी है कोई, ठीक है, और इसके सारे शीर्ष जो हैं वो कहाँ पे हैं, वृत्त पर है। वृत्त बना लेते हैं भाई, ये एक हमारे पास वृत्त हो गया, ठीक है। और इसके 4 शीर्ष हैं, एक ए है और एक हमारा बी हो गया और एक हो गया, और एक हम मान लेते हैं डी। तरीके से एक चतुर्भुज होगा, ठीक है ना। कह रहा कोण ए जो है वो सी का 3 गुना है। कोण ए जो है वो सी का 3 गुना, मतलब ये एक्स है तो ये आपका सी एक्स है। डी बी का 2 गुना है, डी जो है वो बी का 2 गुना, अगर ये वाई है तो ये 2y है। तो कह रहा है डी और सी के माप का अंतर कितना है, यानी डी और सी, यानी एंगल डी और एंगल सी का डिफरेंस बताना है। डी और सी का आपको क्या बताना है, डिफरेंस। तो पहली चीज तो आप ये देखिए
कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है क्योंकि चारों शीर्ष किस पे है, एक वृत्त पर है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण सम्पूरक होते हैं। सम्मुख कोण का मतलब हो गया इसके आमने सामने के जो कोण हैं इनका योगफल 180 होता है। तो ये हो गया 4x। तो 4x अगर 180 है तो x आपका 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें पहले चाहिए था C, तो C एंगल आ गया आपका 45। अब हमें चाहिए D, तो इनका भी योग 90 180 होगा। तो 3y बराबर 180। तो 3y अगर 180 है तो y कितना होगा आपका 60। तो ये D आ जाएगा 120। तो 120 में 45 घटा दीजिए, आपका 75 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 75। किस ऑप्शन में है 75? ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो संकेंद्री वृत्तों से घिरे एक वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल 3080 वर्ग मीटर है। यदि वृत्ताकार पथ के बाहरी किनारे की त्रिज्या और वृत्तीय पथ के भीतरी किनारे की त्रिज्या के बीच का अंतर 10 मीटर है तो दोनों त्रिज्याओं का योग क्या होगा? तो देखिएगा, सबसे पहली चीज तो दो संकेंद्री वृत्त, एक वृत्त ये मान लेते हैं और एक मान लेते हैं बहुत बड़ा बन गया भाई वृत्त, मान लो बन गया तो ठीक है ना, चलो कोई नहीं। ये होगा दो संकेंद्री, कह रहा दो संकेंद्री वृत्तों से एक वृत्ताकार पथ। अब देखो यहाँ पे वृत्ताकार पथ आपको पहचानना है कौन सा है, यही होता है वृत्ताकार पथ। थोड़ा छोटा कर ले वृत्त को, ऐसा कर ले, ये वृत्ताकार पथ है। दिख रहा है आपको कि जहाँ पे हम स्प्रिंग बना रहे हैं, बस यही है वृत्ताकार पथ और इसका क्षेत्रफल हमें दिया है 3080 स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमसे कह क्या रहा है कि अगर इनकी भीतरी और बाहरी, देखिए अगर हम इस छोटे वाले की त्रिज्या मान लेते हैं आर और बड़े वाले की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, तो हमें आर माइनस आर का मान 10 दिया। अब हमें ये बताइए, मान लीजिए अगर हमें इस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल निकालना होता तो हम बड़े वाले के क्षेत्रफल में अंदर वाले का क्षेत्रफल माइनस करते। तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल का इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3080 में दिया है। तो इसको काट लेते हैं। और एक चीज देखिएगा, इसको हम आर माइनस आर और आर प्लस आर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 22/7। कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर माइनस आर की जगह 10 रख देंगे, आर प्लस आर हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 3080। अब काटते हैं, 10 जीरो कट गया। इसको काट लेते हैं 11 से। तो 11 दूनी 22 और 11 अठे तो ये 14 आ जाएगा। 14 इंटू 7 98 हो जाएगा। तो आर प्लस आर का मान आ जाएगा 9, आ जाएगा 98। तो हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर सी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का बन जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास है कि केंद्र ओ वाले वृत्त में ए बी एक व्यास है। एक वृत्त हो गया, इसमें हम का केंद्र मान लेते हैं ओ। ओ केंद्र हो गया और ये हो गया ए बी। ठीक है, ए बी एक व्यास है और सी डी एक जीवा सी डी, ये हम मान लेते हैं। सी डी एक जीवा इस प्रकार है कि बी सी बी सी ये हमको दिया है 34। ठीक है, ए बी सी आपका 34 डिग्री है। सी डी जो है वो बराबर है बी डी के। डी जो है वो बराबर, अगर इसको मिला देते हैं तो सी डी जो है वो आपका बराबर है बी डी के, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो कह रहा है डी बी सी की मान, एंगल कौन सा बताना है? एंगल हमें बताना है एंगल डी बी सी। देखिए इसको मिला देते हैं। हमें पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है भाई? समकोण। इसका मतलब है ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब ये एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो ये 90 और 34 ये हो गया 124। अब 124 को अगर हम 180 में माइनस कर ले तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे भाई कितना आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका कितना 56 डिग्री, 56 आ जाएगा।
तो ये वाला अगर ये 56 आ गया, तो क्योंकि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख और संपूरक होते हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये आपका 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। हो जाएगा 124। अब ये 124 हो गया तो बचा कितना? बचा 56 डिग्री 180 में। और क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर बराबर इस 56 में बट जाएंगे। तो कितना बचेगा? 28 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो आपका 28 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें किस ऑप्शन में दिया गया था? आंसर नंबर डी में। आगे बढ़ते हैं। ये हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन 9 टू फर्स्ट हुए, और बात कह रहा है है और टू वाला ये माइनस होगा साइन 3। हमें ये पता है साइन में घट की बाई टू बराबर से माइनस बाई टू बराबर 30। कॉस में ये बाई टू है। सॉल्व करें। अब अगर ये अब ये दोनों आकर यहाँ है ऑप्शन में आगे बढ़ जाए। नंबर नाइन स्क्वायर 99 माइनस 5 930 9 और 30 जाएगा भाई आंसर। क्या देखा आप लोगों ने आज के जो का सोल्यूशन? बढ़िया क्वेश्चन क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको सही आया हो तो टाइप नहीं है वीडियो।